अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 रोज़ तक जारी रहने वाले शदीद फ़िज़ाई और मिसाइल हमलों के बाद अब दोनों जानिब से वक्ती तौर पर हमले रोक दिए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि पिछले चंद घंटों के दौरान ईरान पर कोई हमला नहीं किया और मफाहमती यादाश्त अब भी कायम है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि तसादुम से बचने के लिए हमलों में वक्फा किया गया। फिलहाल सिफारतकारी को मौका दे रहे हैं। सेंटकॉम ने अपना हुरमज़ बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद किया है और कहा है कि बहरी गुजरगाह पर आमद-ओ-रफ्त अमरीकी निगरानी में मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी हुकाम ने यह दावा किया है कि हालिया फौजी कशीदगी के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और अमरीका भी सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ तनाज़े के पुरअमन हल का ख्वाह है। अमरीका और ईरान में कशीदगी के बाद सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ तुर्क खबर एजेंसी ने दावा किया था कि पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान से राब्ता करके दोनों फरीकैन से जंग रोककर मुआहदे के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर दिया है। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान पुरएतमाद है कि इस वक्त जारी सूरत हाल मुकम्मल जंग की सूरत में नहीं तब्दील होगी। दोनों फरीक मुकम्मल तौर पर समझते हैं कि जंग उनके मुफाद में नहीं। इस वक्त सालिसों की अव्वलीन तरजीह दोनों फरीकैन के दरमियान कशीदगी को रोकना है और इस्लामाबाद को जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की तवक्को भी है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता भी किया था। अब साथ ही साथ अमरीकी मीडिया का भी यह दावा है कि इसराइल ने हालिया दिनों में अमरीका को ऐसी नई खुफिया मालूमात फराहम की हैं जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की एक मुबैना और मखसूस ईरानी मनसूबे का जिक्र किया गया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपने ज़राए के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा है कि अमरीकी हुकाम को काफ़ी अरसे से सदर ट्रंप के खिलाफ मुमकिना हमलों से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत की इतलात होती रही हैं। ताहम इसराइल की जानिब से फराहम की जाने वाली ताज़ा मालूमात एक नए और मखसूस मनसूबे से मुतालिक हैं। इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ज़राए के हवाले से दावा किया कि इसराइली इंटेलिजेंस ने अमरीका को सदर ट्रंप के खिलाफ एक नए मुबैना मनसूबे से आगाह किया है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि वो ईरान की मुबैना किल लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. दूसरी तरफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मशहद में तदफीन भी कर दी गई। उनकी तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। शहीद की नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनेई ने पढ़ाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा जो तकरीबात हुई वो तेहरान, कुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई और इनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हालिया पेशरफ्त से ज़ाहिर होता है कि अब अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान जो फ़ौजी कशीदगी है वो बदस्तूर बरकरार है, ताहम सिफारती राब्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए और मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं या नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा और सिफारतकार एजाज़ चौधरी साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। एजाज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज़ चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो एस्केलेशन हम देख रहे हैं बड़ी गैर मामूली है, आपको लगता है यहाँ से मामला जो है वो संभाले जा सकते हैं? दोनों तरफ से मसला है जी, क्योंकि अमेरिका जो है वो लेबनान में सीज फायर करने के लिए इसराइल को मजबूर करने से कासिर रहा है और जूश लॉबी वाकई इतनी एक्टिव थी कि उसने अमेरिका के सदर को मजबूर कर दिया और कुछ नहीं कर पा रहे और अभी वो उनसे बातचीत भी कर रहे हैं नेतन्याहू से। गोया दोबारा अमेरिका और इसराइल जो थोड़ा सा फासला बन गया था वो करीब आना शुरू हो गए। दूसरी तरफ ईरान है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अरेंजमेंट्स तो बनाने को कहा गया था, ये तो नहीं कहा कि आप फायर करना शुरू कर दें मुख्तलिफ टैंकर्स पे, शिप्स पे।
तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान का ये जो फेल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी से बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाना, उसकी वजह से जो बड़ी तस्वीर थी उसमें ईरान को फायदा अब जो है वो कम हो रहा है। अगर वो गौर करते तो बड़ी तस्वीर में उनके पास बहुत फवायद थे। क्या फवायद थे? नंबर एक फवायद था, ये पहला तो ये था कि पहली बार अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही थी। आप उस खलीज को मजीद मजबूत करते, उनको एक दूसरे से दूर जाने देते। अब आपने उनको वापस ले आए एक दूसरे के करीब। दूसरा बड़ा फायदा आपको ये था कि खलीज की जो रियासतें हैं वो आपका दोबारा एक किस्म की करीब आ रही थी, पुरअमन बकाए बाहमी के हवाले से एक दूसरे से कोई सेटलमेंट करने के चक्कर में थी, या के मिजाज में थी। चक्कर लफ्ज ठीक नहीं है, कि मिजाज में थी। तो ऐसे में आपने जब बहरीन और कुवैत पे भी हमले किए, अब कतर के एक टैंकर पे भी कर दिया, तो वो खलीजी रियासतें भी अब थोड़ा खफगी वो बढ़ रही है उधर भी। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को इस वक्त मसलहतन भी और एमओयू के हवाले से भी किसी टैंकर पे फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, और वो जो बड़ी पिक्चर है, बड़ी तस्वीर है, उसके फवायद पे तवज्जो रखनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जो हैं मसाइल चल रहे हैं, तो इसलिए अब मीडिएटर के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है दोबारा, कि दोनों को इस बात पे आमादा करे कि देखें आप इससे दूर ना जाएं, जंग से कोई फायदा ना आपको होगा ना ईरान को होगा, दोनों इसके ऊपर वापस आए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल कम से कम मैं यहां पे देख रहा हूं। जी, जो स्टेटमेंट्स अमेरिकन की तरफ से हमने देखी हैं एजाज चौधरी साहब, वो तो कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं तकनीकी सतह के वो उस तरह से चलेंगे। तो आपको लगता है जैसे ये पहले मामला था कि मुज़ाकरात और साथ ही एस्केलेशन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी, तो अभी भी ऐसा ही होने का इम्कान है? जी रहमान नजर साहब, कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये पहले भी अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्रीज हो जाना, मुंजमद हो जाना रूल आउट नहीं किया जा सकता। जिसका मतलब ये है कि कुछ लड़ाई हो रही है और कुछ बातचीत हो रही है, फिर बातचीत रुक जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई रुक जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। ये तकरीबन ऐसा बहुत सारी और भी जंगें माजी में देखी है, ईरान इराक की जंग भी तकरीबन ऐसे ही थी। तो मुझे लगता है कि ये मामला उस तरफ चल रहा है। ईरान के लिए बहुत अच्छा होता कि ये एमओयू एक बार मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट होकर एक पीस सेटलमेंट की शक्ल ले जाता, तो उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का झगड़ा किया जाता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कहीं नहीं जा रही, ये यही है, ईरान भी यही है। लेकिन ये बहुत अच्छा होता कि पीस सेटलमेंट पूरी हो जाती है एमओयू के ऊपर। बहरहाल अभी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि दोनों तरफ जो हैं वो रंजिशें हैं, दोनों तरफ बदगुमानियां हैं, और वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से साथ साथ मुज़ाकरात हैं और साथ साथ लड़ाई है। तो ये कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। जी राइट। एक और अहम जो डेवलपमेंट हुई है एजाज चौधरी साहब, वो इसमें पर्सनल एलिमेंट ऐड हो गया है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप को असैसिनेट करने का कोई ईरानी मंसूबा है, और उसके बाद सदर ट्रंप ने खुद भी उसका जो वो जिक्र कर दिया। अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का एक मरतबा फिर से जिक्र किया है। ये मामला जो है वो किस तरह से कॉम्प्लिकेट कर रहा है इस सारी सिचुएशन को? देखिए, ये जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, वैसे तो इनका जो माहिर है वो तो इसराइल है। अभी ये जो तदफीन हुई है उनके राहबर की, उसमें भी बड़ा खतरा था कि इसराइल की तरफ से कोई ऐसी गलत हरकत ना की जाए। तो इसराइल तो बहुत ज्यादा करता है और उसके बाद इल्जाम किसी पे भी लगा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास इतनी इस्तात है कि वो इतनी दूर अमेरिका के सदर के ऊपर कत्ल का मंसूबा बना सके। मेरा ख्याल है ये एक जरा क्या कहते हैं, इस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूजी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बात जो है ये करीन अस थी। अच्छा, ठीक है। और इस सारे मामले में सालिसों का काम अब आपको कितना चैलेंजिंग लगता है, पाकिस्तान और कतर का? जी बहुत चैलेंजेस हैं जी, क्योंकि देखिए ये दोनों जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के और ईरान के, ये कोई आज से तो नहीं मुतनाज़ा, ये तो 47 साल की कहानी है, और जिसके दौरान क्या क्या नहीं हुआ।
इस वजह से मुझे लगता है कि ये इतना गंभीर मसला इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता, इसके लिए वक्त लगेगा। और हम आज बात नहीं कर रहे हैं, आपको याद होगा तो पहले भी इवन 11 अप्रैल को जब ये आपस में बैठे थे उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि इसमें वक्त लगेगा, और वक्त लग रहा है क्योंकि मसाइल काफी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी मीडिएटर्स खुसूसन पाकिस्तान को आफरीन है कि वो ऐसे तमाम मसाइल को बाला को पर काबू पाकर दोनों को इकट्ठा बिठाने पर उन्होंने आमादा कर लिया। ये कोई छोटा काम नहीं था। मैं समझता हूं कि 4 अप्रैल का सीज फायर और 11 अप्रैल की इस्लामाबाद में टॉक्स, ये कोई बहुत छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान ने, जिसके लिए यकीनन शाबाशी बनती है पाकिस्तान की क़यादत को। और अभी भी ये इम्तिहान उनके लिए आते रहेंगे क्योंकि ये मसला इतना आसान नहीं है। देखा 14 नुकात हैं, हर नुक्ते में अगर आप देखें तो बहुत सारे आगे लेयर्स हैं, बहुत सारी उनके तहें बनी हुई हैं। तो इसलिए मीडिएटर का काम जारी रहेगा। पाकिस्तान मेरे ख्याल में विलिंग भी लग रहा है, मुझे क़यादत में आमादगी भी नजर आ रही है, वो करना भी चाह रहे हैं। और पाकिस्तान की जो पहचान है दुनिया में, अब वो अमन साज पीस मेकर के तौर पर बन रही है, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। क्योंकि जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था इतने सालों से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से वाबस्ता है, वो अब तो बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गया है, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब तो पाकिस्तान जो है वो एक पीस मेकर है। मुझे यकीन है कि हमारी क़यादत ये अभी भी हौसला नहीं हारेगी और इसमें अपनी जो मीडिएशन करती रहेगी। राइट, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करो, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अभी जो है वो ये हमले रुके हुए हैं, सिफारतकारी को मौका दिया जा रहा है, लेकिन ईरान के अंदर अभी इस वक्त जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो 6 रोज़ा तकरीबात थी आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन के हवाले से वो भी ख़त्म हो गई हैं। मशहद से हमें अनस मलिक साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं, बात करते हैं। अनस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अनस, एक हफ्ता वहाँ पर तकरीबात रही, तदफीन हो गई, इस दौरान जो है वो माहौल और हालात आपने क्या देखे, और इस तदफीन के मरहले के बाद जो है वो आने वाले दिनों को या आने वाले इस फेज़ को ईरान की क़यादत और ईरान के अवाम किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 7 रोज़ा तकरीबात थी तदफीन से मुताल्लिक, तदफीन तक, उस दौरान ईरान का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, काफ़ी ज़्यादा दुख था लोगों में, और वो गुस्सा जो है वो नारों की सूरत में वो एक्सप्रेस किया जा रहा था। ये जो सेरेमनी थी ये मल्टी डे और मल्टी सिटी इवेंट थे। हमारी जब पिछले हफ्ते बात हुई थी तो उस वक्त तेहरान में फ्यूनरल के लिए इतवार के रोज जो है वो खुला था, बल्कि हफ्ते के रोज वो उसको ओपन किया गया था। और उसके बाद फिर इतवार को जनाजा हुआ, पीर को तेहरान में जुलूस हुआ, फिर मंगल को कुम में जनाजा हुआ, बुध को बॉडी नजफ और करबला गई, और जुमेरात को यहाँ मशहद में जहाँ पे मौजूद हूँ वहां पे जनाजा हुआ। अब इस पूरे उस अशना के अंदर हमने एक चीज जो एक यूनिफॉर्मिटी देखी, वो ईरान की जो क़यादत है उसने ये बात जरूर कन्वे की कि वो यूनाइटेड है। ये कहना गलत नहीं, ईरान की क़यादत ने ये बात भी कही कि वो जो वेस्टर्न मिसकंसेप्शंस थे वो गलत हैं और उसके अवाम भी उसके साथ उतना ही खड़े हैं। ईरान की क़यादत ने यह बात भी कन्वे की कि सिर्फ लोग उसके साथ नहीं खड़े बल्कि लोग अपने शहीद जो उनके रहबर थे, जैसे कहते थे उनको, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनके साथ भी खड़े हैं। तो मल्टी लेयर्ड और मल्टी स्टेज एंड मल्टी लेयर्ड मैसेजिंग जो है वो की गई है ईरान की जानिब से, जिसमें सिर्फ रिलीजियो मैसेजिंग नहीं बल्कि रिलीजियो, पॉलिटिको एंड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग जो है वो जरूर की गई है। इस पूरे उसने 4 करोड़ 30 लाख लोग कहा जा रहा है, ये पूरे 3 दिन, ये पूरा 1 हफ्ते का जो अफेयर था उसमें उन्होंने इन तकरीबात में रसूमात में जो है वो शिरकत की है। और सबसे बड़ा जो इज्तिमा है, दावा यह है कि वो मशहद में हुआ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इज्तिमा, जनाजे का जो इज्तिमा था वो कौम में था, और जुलूस का इज्तिमा हाउएवर मशहद में जरूर था। जी ठीक है। और ईरानी जो क़यादत है वो अब आने वाले दिनों को किस तरह से देख रही है? क्या ईरान की
पॉलिसियों का, जो आयतुल्लाह खामनेई की पॉलिसियां हैं, उनका तसलसल ही जारी रहेगा या फिर जो है वो उस पर कुछ तब्दीली भी आ सकती है जंग के बाद? देखिए, नहीं, पॉलिसी कंटिन्यूटी हमें नजर आएगी। ईरान के लोगों के लिए जंग क्योंकि अब खत्म कभी हुई नहीं, जंग में सिर्फ एक जो है वक्फा आया था, और वक्फा शायद कभी चलता है कभी रुक जाती है, लेकिन जंग ईरान के लोगों के लिए खत्म नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से उनको उनको ये बात भी क्लैरिटी है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के ऊपर एक प्रेशर जो जहाँ पे उनकी इंटरनल कमांड और यूनिटी का होगा, दूसरा प्रेशर ये भी होगा कि वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी रखें। और फिलहाल जब तक वो अपनी पब्लिक अपीयरेंस नहीं करते, और पब्लिक अपीयरेंस इसको ज्यादातर सिक्योरिटी के तनाजुर से जोड़ा जा रहा है, तो तब तक मेरे ख्याल से पॉलिसी के अंदर आपको कोई वाज़ेह फर्क महसूस नहीं होगा। और पॉलिसी जो है इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल अनटिल कि जब तक इंटरनल हालात, इंटरनल सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाते हैं, और फिर सिपा या IRGC उनको एडवाइस करती है कि अब इट्स गुड एंड इट्स सेफ टू कम आउट एंड शो इन पब्लिक, तो फिर कोई पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन बगैर पब्लिक में आए हुए पॉलिसी शिफ्ट मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। जी। तो और हालिया जो हमले हुए हैं, ये रीसेंट एस्केलेशन हमने देखी है, इस दौरान आपने क्या हालात देखे हैं और ईरानी क़यादत इन हमलों को किस तरह से देख रही है? देखिए, ईरान की क़यादत जो है वो इन हमलों को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी कह रही है। अब इसमें दूसरा पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि ईरान ने पहले हमले किए, और उसकी जवाब में ईरानी क़यादत का ये कहना है, और जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमारी यही बात हुई, उनका कहना है कि जी जब इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के पॉइंट नंबर 5 में ये बात क्लियरली लिख दी गई है कि अबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो ईरान और ओमान के पास होगा, और ईरान से कोऑर्डिनेशन में ये जो जहाज हैं गुजरेंगे, तो जब अगर ईरान से कोऑर्डिनेशन में जहाज नहीं गुजरते तो फिर उनका राइट टू इम्प्लीमेंट के अंडर जो है वो उन जहाजों के ऊपर वार्निंग शॉट्स फायर करते हैं। दूसरी बात उनका ये कहना है कि क्योंकि अभी अबनाए हुर्मुज़ की डीमाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, और ये पूरी तरह डीमाइनिंग रादर अभी तक नहीं हुई है, और ये प्रोसेस जो है अभी भी चल रहा है, तो जब ये बात लिखत में आ चुकी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उसके ऊपर सिग्नेचर्स मौजूद हैं कि ईरान ही कंट्रोल करेगा, ईरान से परमिशन लेके जाया जाएगा, तो फिर ये एक नया न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की क्या कोशिश की जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान ने रिटेलिएट किया। जो अवाम की अगर मैं बात करूं तो अवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ, और क्योंकि ओवर द टाइम पिछले 2 रोज के अंदर, पिछले 24 घंटे में तो खैर कोई हमला नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली, लेकिन पिछले 2 रोज के अंदर जो हमले हुए वो ज्यादातर उसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। एक रेडियो स्टेशन को, रेडियो बेस टावर को निशाना बनाया गया, उसके अलावा बंदर अब्बास के पोर्ट को निशाना बनाया गया, बुशेर में एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। तो लार्जली जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान के लोग जो है उनमें गुस्सा ज्यादा था, और वही वजह थी कि उसने प्रॉम्प्ट किया ईरान की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स के लिए। अब जब थोड़ी बहुत एक काम आ चुकी है तो अब ज्यादातर फोकस ईरान के ऊपर होगा, क्योंकि आज से गैर मुल्की मेहमान गिरामी का जो वापसी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और ये सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। ईरानी अथॉरिटीज का ये कहना था कि जब तक गैर मुल्की मेहमान यहाँ हैं तब तक वो कोई ऐसा इक़दाम नहीं लेंगे जिससे जंग के फैलने का खदशा हो सके, या फिर कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स या कोई एस्केलेशन की तरफ बात जाए। तो देखना ये है कि जब अगले 24 से 48 घंटे में जितने भी मेहमान आए थे वो चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद ईरान का रिस्पॉन्स क्या प्रोपोर्शनेट होता है या नहीं होता। जी। और मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से आज हमने एक अमरीकी बयान तो देखा, उन्होंने कहा मुज़ाकरात चलेंगे। ईरान के अंदर इन मुज़ाकरात में के हवाले से या इस प्रोसेस के हवाले से क्या राय पाई जाती है? देखिए, ईरान की साइड जो अगर मैं आम फहम में लोगों से बात करूं तो लोग तो खुश नहीं हैं इस पूरी मुज़ाकराती अमल से, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वन शुड नॉट बी अ विक्टिम ऑफ टू देयर ओन प्रोपेगेंडा। तो अनफॉर्चुनेटनेस के जो ऑब्लिवियस टू रियलिटी है वो ईरान की गवर्नमेंट ने या ईरान की रजीम ने ये बात जरूर अपनी ऑडियंस को कन्वे जरूर कर दी है कि किसी ना किसी तरह वो जीत रहे थे या जीत चुके थे, जो कि शायद दुरुस्त नहीं है। और यही वजह है कि ईरान के लोग, अगर आप कॉमन लोगों से बात करें तो 10 में से 6-7 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस मुआहदे या बातचीत के खिलाफ नजर आते हैं, और बाकी बकिया 4 लोग जो हैं
वो आपको मुआहदे के हक में नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल टेक्निकल टॉक्स जो हैं, जी। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दे विल गो अहेड, और जल्द ही मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते के अंदर अच्छा। जो है मिड ऑफ द वीक तक बातचीत का सिलसिला ठीक। हो जाएगा। इस हवाले से आज एक कतरी डेलीगेशन भी जो है वो ईरान में मौजूद है कि किसी तरह एमओयू को दोबारा इम्प्लीमेंट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची से बातचीत हुई, और पाकिस्तानी मीडिएटर्स या पाकिस्तानी साल्सीन जो हैं वो दोनों पार्टी से राब्ते में हैं कि इस बात को किसी तरह इंश्योर किया जाए कि इस्लामाबाद में फ़ाहमती यादाश्त से मामलात ना हटें, तो उसी के ऊपर फोकस है। और मेरे ख्याल से मामलात ठीक। खुश असलूबी से चल रहे हैं, और आने वाले हफ्ते के अंदर टेक्निकल टॉक्स की उम्मीद हमें नजर आती है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अनस मलिक हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दाना वाक़े के बाद पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितनल खवारिज के 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई को पहले ही हलाक किया जा चुका है। ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़मीनी और हवाई एक्शन के जरिए फितनल खवारिज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान में हलाक किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद जो है वो 79 हो गई है। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज सुबह खुजार ज़ैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी नाकाम बना दिया गया। फौज और एफसी के दस्तों की कार्रवाई के जरिए 8 दहशतगर्दों के हलाक होने की मुसद्दका इत्तलात मिली है। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में मारे जाने की भी इत्तलात हैं। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर जो है वो इन दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो हुए थे। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी कहा था कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। वज़ीर आज़म भी कोयटा गए, वहाँ पर भी उन्होंने इसी हवाले से बात भी की और उन्होंने कहा कि मशरकी पड़ोसी का जो है वो इन वाक़यात के पीछे हाथ है। लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और यहाँ पर जो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन दहशतगर्द तंजीमों को जो सपोर्ट मिल रही है, इनके जो अभी वाक़यात हम देख रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इनका मुकाबला करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो है साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, अब वहाँ पर ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इससे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई हारिस नवाज साहब, उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनकी टाइमिंग और फिर इनके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो आपको क्या नज़र आते हैं? देखिए, जब से इंडिया को मार के हक में जिल्लत में शिकस्त हुई है, उनको मुंह काला हुआ है, दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं, पाकिस्तान रीजन स्टेबलाइजर बन गया, फिर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, फिर एक पीस मेकर हमने कितना बड़ा काम किया, ये भारत को हजम नहीं। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान को कमजोर करे, और उसके साथ वो फंडिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों ने ओपन खुला बोला, कहता है कि हम इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ आपके सामने वो पैसे भी दे रहे हैं, उधर से इजराइल की टेक्नोलॉजी भी उसको मिल रही है। लेकिन उसके साथ अब ये जो 5 जुलाई से शाबान ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसमें अभी तक 79 टेररिस्ट को मारा गया, और इसमें इनकी ऑनेस्टली इनका बहुत जानी नुकसान हुआ है। इस तरह इनके वेपन, इनके इक्विपमेंट, अब इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि कितने अफगानी शामिल होते हैं, और पाकिस्तान ने साथ इनके अफगानिस्तान के अंदर भी जाके ऑपरेशन किए हैं, वो भी एक साइड कर रहे हैं। और हमारे तो दिन रात 200 से 250 जो है वो बेसिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि साइमल्टेनियसली को कहीं बैठने में न दें। वी शुड कीप देम ऑन द रन, इनको ऑर्गेनाइज ना होने दें, और ये छुपते फिरे, भागते फिरे, और हमारी एयर हेलीकॉप्टर हमारे टोकन के पीछे लगे हुए। लेकिन इसके साथ देखिए 4-5 आपको प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। आप 14 एक्शन 2021-22 नेशनल एक्शन प्लान के थे, हम उन पर क्यों नहीं अमल करते? आपने ना नेक्टर को फॉलो किया है, ना आपने मदरसों के रिफॉर्म्स किए हैं,
ना आप जुडिशियल रिफॉर्म कर सके, ना पुलिस रिफॉर्म कर सके। ये वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। और इलीगल स्पेक्ट्रम को कंट्रोल नहीं कर सके, जो बॉर्डर से खास तौर पे केपीके की साइड से इनमें हुंडी का पैसा है, फिर उसके बाद नारकोटिक्स का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है। इसके साथ देखें तो टायर हैं, फिर सिगरेट्स हैं, गाड़ियों की स्मगलिंग है, ये पैसा भी रह जाता है। ये आपको गवर्नमेंट की फुल कॉपरेशन चाहिए। इधर बलूचिस्तान में गवर्नमेंट पूरा जोर कर रही है, लेकिन आपको चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट से इनकी टीम बहुत अच्छे मिनिस्टर जो हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, वो अंडरस्टैंड बलूचिस्तान प्रॉब्लम। दे शुड गो एंड मीट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उनसे बैठ के डिस्कशन करें, प्लान करें कि जी क्या तहफ़्फ़ुज़ है आपके, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। देन वहाँ पे जो सरदार हैं इनके, जो आपसे सारे लॉयल भी हैं, जो 15-20 उनको बुला लें, उनके साथ बैठ कर दे गिव यू राइट सजेशन कि जी इसको हमने कैसे करना है, उनके मशवरा लें। और साथ ही साथ आप उनकी डेवलपमेंट को तो बहुत काम हो रहा है, डू अंडरस्टैंड कि वो हो रहा है, सोसाइटी के अंदर लेके आए कि उनको आप बताएं, उनके लिए को एक जो एक इकोनॉमिक पैकेज होता है वो दें हमको, जिससे पता चले कि उनको रोजगार मिल रहा है। ये सारी चीजें करेंगे तो ये 3, 4, 5 रॉन्ग स्ट्रेटेजी। एक कान फौज तो देखिए अपना काम कर रही है, फौज का काम नहीं है बाकी चीजों के अंदर। फौज ऑपरेशन कर रही है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रही है, और उसकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। फुल चीफ ऑफ साहब ने कहा, फील्ड मार्शल ने भी कहा, हम इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो हुकूमत का काम है, अपना काम उनको करना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, इसका एक प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को जाके इनके मिनिस्टर्स को कोयटा में बैठना पड़ेगा, वहां रहें, चाहे 2 हफ्ते लगाएं, 1 महीना लगाएं, सब चीजें करके सॉर्ट आउट करके। और ये हाई पावर्ड हो, इनके पास पावर भी हो और इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी हो। ओनली देन थिंकिंग कैन बी। अच्छा हारिस नवाज साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि इसमें हमारे मशरक़ी हमसाए भारत का हाथ है। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो बेसेस हैं वो अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होती हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स का मुकाबला जो है वो किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, इसका बेसिक इशू ये है कि हमने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया। आपके सामने हमने उनकी जो दुनिया में एक जंग नहीं करा सकी, वो कराई, उनका मुआहदा करा दिया। नाउ वी हैव टू टॉक टू अमेरिका। इसके देखें, इंडिया खुल्ला पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है, इधर केपीके में बेहतर खालिश को कर रहा है, फिर हिंदुस्तान को कर रहा है, फिर उत्तर तालिबान जेल को फंडिंग कर रहा है। इसके साथ ये ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। अभी आप बता रहे हैं अमेरिका में कोई 37 लोग पकड़े गए इनके, जो इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज में, जो वो सिख लीडर को मारा था, उसकी इंक्वायरी हुई, उसके बारे में पकड़े गए हैं। तो ये सारी चीजें अमेरिका को बताएंगे, और फिर अमेरिका उनको सबसे इम्प्रूवमेंट करनी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं, आपके खवातीन के हकों की बात करनी है, आपके बच्चों की तालीम की बात करनी है, वट एवर ये इनको पैसे दे रहे हैं, लुटेरे भत्ताखोरी जो दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, मजाशी होते हैं। इन्होंने कमिट किया था दोहा में कि हम 6 महीने में वहाँ जनरल इलेक्शन करवाएंगे। जनरल इलेक्शन करा के हम वहाँ पर एक अवाम अपनी मर्जी की वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर नहीं लेके 4.5 साल में किसी से दुनिया में इनके सफारती ताल्लुकात नहीं, सिवाय रशिया। ऐसे तो नहीं, ना पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है। आप 14-15 का टोला बैठ के पश्चिम का वो सारी हुकूमत चला, ऐसे कभी भी नहीं अमन वहां पर होगा। और अमन वहां पर नहीं होगा तो ना हमारी सेंट्रल से कनेक्टिविटी होगी ग्वादर पोर्ट के लिए, ना हमारा सीपे मनसूबा बनेगा, ना हम चाइना का काशगर से लेके उनका कन्वाई आएगा ग्वादर पोर्ट में, ना हम इकोनॉमी तरक्की। दैट इज व्हाट दे वांट। तो हमें अमेरिकन से कहना चाहिए व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू, गिव अ शट अप कॉल टू इंडिया। उनको बोलेंगे स्टॉप बीइंग इंटरफेयर इन पाकिस्तान। आ रहा हूं उनका बाद गुलबत सिंह यादेव का है, और हमारे पास सारे रिटर्न मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। We have to now work on different prong strategies simultaneously. फौज देखिए शहादतें नहीं दे रही है, काम भी कर रही है, प्रोफेशनल तरीके से कर रही है, यंग ऑफिसर सीनियर ऑफिसर शहादतें दे रहे हैं, हर काम कर रहे हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीबॉडी हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, टास्क असाइन उनको, तब ये मसले जाते हैं।
राइट, लेकिन हारिस नवाज साहब, इस पे इन हमलों में हमने एक जो पैटर्न देखा है वो पुलिस पर होने वाले हमले, ज़ियारत वाला हमला भी उसी की एक कड़ी लगता है। इससे पहले भी थानों पर हमले हुए। पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जा सकता है, खासतौर पर ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ जिनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार भी हैं, जिनके पास इंटेलिजेंस मालूमात भी होती हैं और वो फिर इस तरह के हमले इन पुलिस वालों पर करते हैं? देखिए, पुलिस फोर्स में इनमें एलीट फोर्स को आप तैयार करें, दे शुड स्पेशली ट्रेन्ड हो। जैसे हमारे पास ये कराची में SHO है, हमारे पास CTD है, इस तरीके से वहां पर तैयार करनी चाहिए। सेकंड, जान के पुलिस फोर्स को करें ताकि पुलिस को हरासमेंट करें और पुलिस इनकार कर दे जी हम तो नहीं खड़े, ड्यूटी नहीं देते, डरते। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। ये आप कॉम्पिटेंट डिसीजन गवर्नमेंट होनी चाहिए, दे शुड वर्क इट और प्लान करें, बैठ के उस पर अमल करें। आप नेशनल इलेक्शन प्लान पे क्यों अमल नहीं करते? आप 14 इलेक्शन जो है पॉइंट है नेशनल इलेक्शन प्लान क्यों अमल नहीं करते? देयर इज नो एक्सक्यूज। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारी चीजों में बैठ के, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम, इन कोऑर्डिनेशन विद द KPK गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको बुलाएं। लेकिन हम प्रॉब्लम ये हारे को इस्लामाबाद बुलाते हैं। इस्लामाबाद की टीम शुड गो टू KPK, इस्लामाबाद की टीम शुड गो टू बलूचिस्तान एंड स्पेंड टाइम, बर्न योर नाइट डे एंड नाइट कैलोरीज एंड देन वर्क आउट। दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम कमिंग अप। इसलिए इसको करें। फौज, देखिए, फील्ड मार्शल ने बार बार कहा कि हमने तहिया किया हुआ काम दहशतगर्दी खत्म करेंगे, एंड दे फाइटिंग इट आउट प्रोफेशनल तरीके से। बट इलीगल स्पेक्ट्रम किसने रोकने हैं? इलीगल जो पैसा आ रहा है ये, उसके बाद ये जो आपकी बॉर्डर, ये जो इंडिया के साथ बात किसने करनी है, ये अमेरिकन से किसने बात करनी है, यूरोपियन यूनियन से किसने बात करनी है, हमें इस्लामिक काउंसिल में ले जाए बात को, चाइना की मदद से वहां जाके बताएंगे व्हाट इंडिया इज डूइंग। So we have to explore all avenues possible to diffuse this problem which is happening in the world. ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोर्ट से एक अहम फैसला आया है। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए हैं। अदालत ने यह करार दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालत ने यह भी करार दिया है कि अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। फैसले में मजीद कहा गया है कि अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। अदालत के मुताबिक कराची में गैर कानूनी तामीरात से निपटने के लिए मौसर कानूनी निज़ाम और मुतल्लिका इदारे पहले से मौजूद हैं। सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। फैसले में यह भी कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत ने 21 दिसंबर 2018 और 22 जनवरी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इनके तहत होने वाली कार्रवाइयां वापस ले ली हैं। इस अदालती फैसले में जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शहरियों के बुनियादी हकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से भी महफूज रखा जाए। इससे पहले कराची में तामीर इस नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। अदालत के हुक्म पर नवंबर 2021 में इस टावर को गिराने का अमल शुरू किया गया था और फरवरी 2022 तक इस कसीरुल मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया था। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।